तो हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। नाउ इन दिस वीडियो, अरे यार हिंदी मत करो। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 में, ठीक है, जो आपका है एमडीसी पेपर है, एमडीसी पेपर 2F। इसमें आपको पढ़ना है एन इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग का एग्जाम चल रहा है मारवाड़ी कॉलेज में, और आने वाले टाइम में रांची यूनिवर्सिटी में एग्जाम होगा, फिर एनपीयू में एग्जाम होगा, ठीक है। तो इन सभी में काम देगा। हालांकि मारवाड़ी कॉलेज सबसे फर्स्ट में रहता है, और मैंने भी अपना मारवाड़ी कॉलेज यहीं से किया है पीजी, ठीक है, एमए। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। 2 घंटा में सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन मैच करेंगे। पहले इसका हिंदी जानते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल मतलब होता है, एन इंट्रोडक्शन मतलब समझ गए, एक परिचय। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका मतलब होता है सतत विकास, यानी कि सतत विकास का एक परिचय। ये आपको जानना है पूरे के पूरे पेपर में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सतत विकास को परिभाषित करें, इसके महत्व तथा आवश्यकताओं को लिखें, ठीक है। इंग्लिश में है कि डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट इट्स इम्पोर्टेंस एंड नीड्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि सतत विकास क्या है, मैं यहाँ पे आपको एक शब्द में समझा देता हूँ कि सतत विकास ऐसा विकास है जिससे हमारा विकास भी हो और हमारे आने वाले पीढ़ी पे कोई खतरा ना हो, इसी को सतत विकास कहते हैं। समझ गए? हाँ। अब इसका क्या महत्व है बता दीजिएगा, ठीक है, और आवश्यकता क्यों है कि सतत विकास मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिससे हमारा भी डेवलपमेंट हो और हमारे आने वाली पीढ़ी पर कोई भी खतरा ना हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रूंडलैंड आयोग का उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रूंडलैंड आयोग आपका कब बना था, ठीक है। 1 मिनट, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये ब्रूंडलैंड आयोग क्या है या ब्रूंडलैंड आयोग क्या है, ठीक है। देखिए नॉर्वे एक देश है, नॉर्वे नाम सुने होंगे, ठीक है। तो नॉर्वे जहाँ पे मध्य रात्रि का शुरू होता है, हम लोग बचपन में याद किए थे जीके में, तो उसी देश का एक शहर है ब्रूंडलैंड। यहाँ पे 1987 में एक सम्मेलन हुआ था। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, छोटा छोटा सी सिलेबस का टॉपिक है, ठीक है। 1987 में 1987 में एक सम्मेलन हुआ था, बहुत सारे देश मिलकर आए थे नॉर्वे की शहर ब्रूंडलैंड में, और यहाँ पे ये सम्मेलन हमारे सतत विकास को लेकर हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स वाले में भी कि ब्रूंडलैंड आयोग किस विषय पर बनाया गया था। तो सतत विकास पे कब बनाया गया था, तो 1987 में, ठीक है। ब्रूंडलैंड किस देश का शहर है, तो ये आपका नॉर्वे देश का शहर है, और नहीं तो आप डिटेल में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 1987 और सतत विकास के क्षेत्र में किया गया सम्मेलन है, बहुत फेमस सम्मेलन है, ठीक है। अगला है, रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 क्या है। सबसे पहले ये जानिए कि रियो डी जेनेरियो क्या है। तो रियो डी जेनेरियो एक शहर का नाम है, ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। हालांकि ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया कैपिटल, ठीक है, लेकिन ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, ठीक है। यहीं पे 1992 में एक सम्मेलन हुआ था जिसको हम लोग पृथ्वी शिखर सम्मेलन बोलते हैं, पृथ्वी की रक्षा के लिए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, इसको रियो सम्मेलन भी बोलते हैं और ये रियो डी जेनेरियो सम्मेलन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको डिटेल में लिख लीजिएगा। इसका एजेंडा 21 21 गो एजेंडा तैयार किया गया है, 21 गो, कि ये सारे हम लोग काम करेंगे आने वाले टाइम में ताकि हमारी पृथ्वी की रक्षा की जा सके, ठीक है। रियो डी जेनेरियो कब हुआ था, 1992 में, और ब्रूंडलैंड कब हुआ था, 1987 में। नोट कीजिएगा। आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैं 1 मार्क्स वाले भी आपको यहीं पे बताते जा रहा हूँ, जो डेट वगैरह है ना वो आपका 1 मार्क्स वाला है, यही समझ लीजिएगा, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है और विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पर चर्चा करना है, ठीक है। देखिए मनुष्य जिस तंत्र में रहता है, यहाँ पे हम लोग का सब होता है, मनुष्य भी होते हैं, पशु भी होते हैं, वन भी रहता है, इन सब से मिलकर जो तंत्र बनता है इसी को पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, ठीक है। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था, अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। अगला है, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन क्या है। डिटेल में सबको जानता है कि वैसे संसाधन जिसका हम लोग केवल एक बार उपयोग करेंगे और वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है वैसा संसाधन जिसका हम बार बार उपयोग करते हैं जिसमें हमारा ख़त्म नहीं होता है। जैसे सूर्य क्या है, सूर्य है हमारा नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय मतलब बार बार प्रयोग करो फिर भी ये नया हो जाएगा, ठीक है। सूर्य की रोशनी कभी ख़त्म होगी, जल कभी ख़त्म नहीं होगा, ये नवीकरणीय है। हवा नवीकरणीय है,
लेकिन पेट्रोलियम हमारा अनवीकरणीय है, यानी कि गैर नवीकरणीय है, नॉन रिन्यूएबल है, ये दोबारा नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम खत्म हो गया, कोयला खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आप डिटेल में लिख लीजिएगा। ऑप्शन में अगर पूछा जाए कि एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण दे, ऐसा भी आ सकता है 1 मार्क्स वाले में। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारा है स्थिरता और सतत विकास की संकल्पना से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है सतत विकास का आयाम क्या है। सतत विकास के 17 लक्षण कौन से हैं, लक्षण या लक्ष्य। ठीक है, तो सतत विकास जो बनाया गया इसमें 17 को लक्ष्य रखा गया। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लक्ष्य कि हमको ये करना है, वो करना है। हम लोग गोल सेट करते हैं ना कि हमको ये करना है, फिर आपको शादी करना है, फिर हमें बच्चा होगा। ठीक है, तो इस तरह से सतत विकास के भी 17 को गोल रखा गया है, 17 गोल्स। इसको बोलते हैं SDG 17 गोल्स। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि सतत विकास कितने गोल निर्धारित किए गए हैं, 17। ठीक है, 17 को विकास निर्धारित किया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, सबको लिख लीजिएगा, 17 को पॉइंट वाइज। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारा है 8 नंबर, मात्र 10 क्वेश्चन है। सतत पोषणीय विकास क्या है, इसके समक्ष प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करेंगी। कौन कौन सी चुनौतियां हैं सतत विकास को लाने के लिए। सबसे बड़ी चुनौती है लोगों को जानकार बनाना, क्योंकि लोग जब तक से शिक्षित नहीं होंगे तब तक से ध्यान नहीं देंगे। यार भाड़ में गया तुम्हारा पृथ्वी, यार पहले हमको अपना देखने दो ना। जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा वो तो यही बोलेगा ना, बहुत बड़ा हुआ है धर्मिष्ठी, ऐसा ही बोलेगा। ठीक है, तो पहले एजुकेशन की ज़रूरत है सबसे पहले, कि आदमी एजुकेटेड ना हो तब तक से वो पृथ्वी को ये सब ध्यान नहीं देगा कि सतत विकास क्या होता है, ओजोन परत क्या होता है, ओजोन परत कैसे क्षय हो रहा है, परावैंगनिक किरण से हमें ये क्या होता है, ये सब नहीं जानेगा। ठीक है, तो ओजोन परत के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, मैंने नहीं लिखा है। ओजोन परत आपको मालूम है, समताप मंडल जहाँ पे हवाई जहाज उड़ता है। देखिए हमारे पृथ्वी के कई सारे लेयर्स होते हैं। ठीक है, ये लेयर है। इसमें पहला है हमारा क्षोभ मंडल। ठीक है, जहाँ पे सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। इसके ऊपर होता है संताप मंडल, जहाँ पे हमारा एरोप्लेन चलता है, और यहीं पे हमारा परावैंगनिक किरण पाया जाता है। ठीक है, संताप मंडल में ही। फिर आता है हमारा मध्य मंडल, जिसको मेजोस्फीयर बोलते हैं। फिर आता है हमारा आयन मंडल। ठीक है, इसी आयन मंडल में जितने भी हमारा सैटेलाइट होते हैं ना जी, वो सैटेलाइट सब उपग्रह सबको रखा जाता है। ठीक है, टीवी देखते हैं आप जितना, इंटरनेट वगैरह। ठीक है, तो सैटेलाइट से ये हेल्प होता है। फिर आता है हमारा बहिर्मंडल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, लेनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये 5 को स्फेयर है, याद कर लीजिएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, हो सकता है आ जाए। और ये समताप मंडल में ही हमारा ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, यही ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकता है। अगर यह ना रोकेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और इस व्यक्ति को जहाँ पे पड़ेगा, शरीर के जिस अंग में पड़ेगा वहाँ पे इसको त्वचा कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। ये इतना डेंजर रे होता है परावैंगनिक विकिरण। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे, समझ गया है ना। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, निर्णयन क्या है, निर्णय लेने की तकनीक का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। डिसीजन मेकिंग अगर आप में नहीं रहेगा तो आप बार बार पूछते रहिएगा, क्या करें भैया, क्या करें सर, बता दीजिए। किसी से पूछिएगा, ए दोस्त बताओ ना क्या करें हम। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग अगर आप में नहीं रहेगा ना तो बार बार कोई भी चीज़ छोटा छोटा, अरे वो हमको ये बोल रही, क्या बोलेंगे, बोलिए। तो मतलब हर चीज़ में आपको पूछना पड़ जाएगा। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग रहेगा तो किसी से नहीं पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए डिसीजन मेकिंग के कैपेबिलिटी लाइएगा। अगला है ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था, कुछ विशेषताएं क्या हैं ये बतानी है। ग्रामीण क्षेत्र क्या होता है, गांव क्या होता है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। बस इतना ही क्वेश्चन है, और ये नीचे में आपका सिलेबस है। ठीक है, तो आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद अपना क्वेश्चन पेपर हमें सेंड कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं सुबह सुबह उठ के पहले यही काम किया हूँ। कल 10-11 बजे तक ये आपका पेपर सेट किया, उसके बाद सोचा कि सुबह जैसे ही उठूँगा मॉर्निंग वॉक से पहले आप लोग का पेपर दे लूँगा, उसके बाद मॉर्निंग वॉक जाऊँगा। तो अभी पेपर बन गया, अब मैं मॉर्निंग वॉक जाऊँगा आराम से। 89 86 60 75 41 इस नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर हमें सेंड कर दीजिएगा एग्ज़ाम होने के बाद। ठीक है दोस्तों, ताकि मैं दिखा पाऊँगा कि आने वाले बच्चों को कि देखो भाई ऐसा ऐसा एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छे से केयर करके जाएँ। बाकी हम सभी मिल के ही अपने राज्य को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली शेयर कीजिएगा।
ओके बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दे दोस्तों, एक को क्वेश्चन मत छोड़ना यार। ओके बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आएगा तो लाइक मत मारिएगा यार।